की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली अब शांत है, जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन दिल्ली को दंगों की आग में जिसने जलाया उन्हें इसकी सजा कब मिलेगी, इसका इंतजार है। 3 बड़े चेहरे जिन पर दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने का आरोप है, वो दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में है। आपके निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन, शाहरुख और शाहनवाज। आज हम इनके गुनाहों की कलई आपके सामने खोलेंगे, जिसके बाद आपको भी लगने लगेगा कि दिल्ली तो जलाई गई। लेकिन उससे पहले आपको कुछ नई तस्वीरें दिखाते हैं। 24 से 25 फरवरी को जब दिल्ली में हिंसा हुई थी, उसके नए वीडियो सामने आए हैं। एक एक करके ये सारी तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। 5 तस्वीरें, नई तस्वीरें जो दिल्ली के शिव विहार इलाके की हैं। किस तरीके से आप देखिए, सैकड़ों की तादाद में लोगों के हाथों में पत्थर था और लोग किस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे थे, लोग किस तरीके से दंगों में शामिल हो रहे थे, एक दूसरे पर पत्थर, पेट्रोल बम जो कुछ मिला उससे हमला कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, शिव विहार की ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले आपको पहली तस्वीर के बारे में बताते हैं। जो पहली तस्वीर है, शिव विहार में हिंसा का पहला वीडियो हम आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को आप देखिए। इस वीडियो में उन्मादी भीड़ छत से पत्थर बरसा रही है। ऐसी तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से भी सामने आई थी। दंगाइयों के चेहरों पर नकाब है, सिर पर हेलमेट है और ये ऐसे कोहराम मचा रहे हैं जैसे इन्हें हिंसा फैलाने का किसी ने लाइसेंस दे रखा हो कि ये पत्थर लो और टूट पड़ो लोगों पर, अपने छतों पर इन पत्थरों को इकट्ठा कर लो और उसके बाद बरसाओ। देखिए, ये सभी छत पर खड़े हैं, हेलमेट लगा रखे हैं, अपने चेहरों को ढक रखा है इन्होंने और वहां से पत्थर बरसा रहे हैं अपने आजू बाजू जो भी इलाके हैं वहां पर। और साथ ही आपको धुआं भी उड़ता दिखाई दे रहा है आसपास के इलाके से। दिल्ली हिंसा का सामने आया ये वीडियो सबसे खौफनाक है। एक और तस्वीर आप देखिए, इसमें दंगाई आगजनी कर रहे हैं, एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। अपने बचाव के लिए उन्होंने हाथों में दस्तियां ले रखी हैं। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से आगजनी की गई दिल्ली में, दिल्ली को किस तरीके से आग में झोंक दिया गया। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। शिव विहार की ये तस्वीर है, खुद हाथों में दस्तियां और टीन के शेड ले रखे हैं ताकि पत्थर और आग से बचाया जा सके। लेकिन जो दूसरा गुट सामने है उस पर जमकर पत्थर उछाला जा रहा है, आगजनी की जा रही है। ये तस्वीरें, एक और नई तस्वीर। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। 33 सेकंड का एक और वीडियो देखिए। 33 सेकंड की हिंसा के वीडियो में छत के ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे हैं, जिसका जवाब नीचे से दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है दोनों तरफ की भीड़ एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है, उन पर खुद सवार है। छत से पत्थरबाजी, नीचे से उसका जवाब, जंग के मैदान जैसी स्थिति। और ये तस्वीर दिल्ली के शिव विहार की तस्वीर। दिल्ली दंगों के इस वीडियो में भी भीड़ छत पर खड़ी है। एक और तस्वीर आप देखिए, इसमें भी जमकर हंगामा हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है। तो ये सारी तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि लोगों को उकसाया गया, लोग सड़कों पर आए, एक दूसरे पर पत्थर बरसाए, दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया और नतीजा यह है कि अब तक 53 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं। शिव विहार में हिंसा के सामने आए इस वीडियो में भी अफरा तफरी मची है। बड़े बड़े पत्थर बरसाए जा रहे हैं, भीड़ भाग रही है, हंगामा मचा रही है। एक और तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से बड़ी तादाद में लोग छत पर इकट्ठा है, पत्थर बरसा रहे हैं एक दूसरे पर। यह तस्वीर तो दिल्ली में हिंसा का सबसे नया वीडियो। इससे पहले कि आज सवालों के सिलसिले की शुरुआत करें और जो 3 बड़े आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनका कच्चा चिट्ठा एक बार फिर से आपके सामने रखें, उससे पहले कुछ और नई तस्वीरें आपके सामने। जब दिल्ली दंगों की आग में जल रही थी, जब दिल्ली में जमकर हिंसा हो रही थी, जब दिल्ली को दंगों की आग में झोंका जा रहा था, जब इंसानियत और सियासत पर खून सवार था, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए 2 गुट के लोग आमने सामने थे, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा थे। कुछ लोग छतों पर चढ़े थे, कुछ नीचे थे, एक दूसरे पर पत्थर, आगजनी, खुद की सुरक्षा हेलमेट के जरिए, लेकिन उनकी कोई फिक्र नहीं जो दिल्ली का आम बाशिंदा। दिल्ली के शिव विहार इलाके में हिंसा की 5 नई तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। अब आपको बताते हैं दिल्ली के वो 3 गुनहगार कौन हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। दिल्ली दंगों का पहला गुनहगार है ताहिर हुसैन, जिसे पुलिस ने आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोप में शिकंजे में लिया है। दिल्ली पुलिस का दूसरा गुनहगार है शाहरुख। ये वही दंगाई है जिसने हिंसा के दौरान फायरिंग की थी और पुलिस के जवान के सीने पर पिस्टल तान दी थी।
तीसरा दंगाई शाहनवाज है। इसके बारे में आप कम जानते होंगे। शाहनवाज पर शिव विहार इलाके में आगजनी का आरोप लगा है। तो ये 3 बड़े चेहरे जिन पर आरोप है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय उन मेहमानों से करवाते हैं, फिर सवालों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। जयराम विप्लव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, वेद भूषण जी हैं फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस के, हाजिर खान साहब हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, नरेश बिस्वानी हमारे सहयोगी जिन्होंने जाबाज रिपोर्टिंग की, जान हथेली पर रखकर जब ये लाइव दे रहे थे उस वक्त इनके कैमरे पर लाइव तस्वीरें कैद हुई थी दिल्ली में किस तरीके से पत्थरबाजी और आगजनी हुई थी। नफीसा अली अनवर है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, सुशील टेकरीवाल है जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले नरेश मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जो 5 तस्वीरें सामने आई हैं, मैं चाहूंगा उन 5 तस्वीरों का मजमून एक बार आप देश की जनता के सामने रखें। देखिए, जो 5 तस्वीरें सामने आई हैं, ये सभी तस्वीरें शिव विहार इलाके की हैं। इस जगह पर जो दंगा भड़काया गया था, वो आरोप लगा है शाहनवाज नाम के उस शख्स पर जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बताया गया है कि एक भीड़ जिसकी अगुवाई शाहनवाज कर रहा था वो काफी ज्यादा उग्र हो गए थे और लगातार पूरे इलाके में आगजनी की गई थी। 2 दुकानों का यहां पर जिक्र किया गया, एक बुक स्टोर है और एक स्वीट शॉप है। और उस दौरान जब आगजनी की जा रही थी तो एक शख्स जिसका नाम दिलबीर बताया गया है, उसको वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया था। बहुत ही बेरहमी से उसको कत्ल किया गया था। बताया जाता है कि दोनों हाथ उसके काट दिए गए थे और जिंदा उसे जला दिया गया था। तो इस पूरे मामले में शाहनवाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो पूरा मामला भी चल रहा है, वो जब ताहिर हुसैन से पूछताछ की जा रही है पूरे मामले के अंदर, तो ताहिर हुसैन को तमाम जगहों पर लेकर के जाया गया इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। उसकी एक पिस्टल भी रिकवर कर ली गई है और अब इस पूरे मामले में उस पिस्टल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। तो तमाम चीजें धीरे धीरे खुलकर के सामने आ रही है। लेकिन जो शिव विहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अपने आप में काफी ज्यादा डराने वाली हैं। और इसी तरीके की तस्वीरें हमने तमाम इलाकों में देखी थी। मौजपुर में जहां पर हम लोग खुद रिपोर्टिंग कर रहे थे, इसके अलावा चांदबाग इलाके में, और जो करदमपुरी का इलाका है, गोकलपुरी का इलाका है, तो बहुत जगहों पे इसी तरीके की तस्वीरें हमने देखी थी। और काफी ज्यादा जो भीड़ है वो उग्र थी। तमाम जगहों पे लगातार आगजनी की जा रही थी। अभी तक जो गिरफ्तारियों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। 600 के ऊपर गिरफ्तारियां जा चुकी हैं और ये गिरफ्तारियां अभी और ज्यादा बढ़ेंगी। जो डेथ टोल है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 50 का आंकड़ा पार कर गया है डेथ टोल। तो तमाम चीजें भी आगे आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएंगी राकेश। और अभी क्राइम ब्रांच की जो जांच है वो ताहिर और शाहरुख से पूछताछ के आसपास घूम रही है। तो तमाम चीजें इन दोनों से पूछताछ में भी निकल करके सामने आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, चलिए जयराम विप्लव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। जयराम जी, 5 नई तस्वीरें, हो सकता है आपने इन तस्वीरों को देखा है, जो तस्वीरें नरेश ने हमें उपलब्ध करवाई। क्या आप मानेंगे कि दिल्ली पुलिस से संभालने में देर हुई, सरकार प्रोएक्टिव उतनी ज्यादा नहीं थी, इंटेलिजेंस के लेवल पर बहुत बड़ा फेल्योर रहा, क्या आप इसे मानेंगे? देखिए, मैं तो एक सबसे बड़ी चीज मानता हूं कि दिल्ली पुलिस ने अपने जान पे खेल करके हजारों लोगों की जानें बचाई हैं। दिल्ली पुलिस के एक हवलदार ने अपनी शहादत दी है। 60 से अधिक जवान अभी भी हॉस्पिटल में है, डीसीपी हॉस्पिटल में है। एसीपी ने किस प्रकार से हजारों की भीड़ में जब पुलिस टीम को घेर करके एक तरह से आईएसआईएस के मॉड्यूल को अप्लाई किया जा रहा था, किस प्रकार से शांति प्रिय बताई जा रही महिलाओं ने एक दंगाई का रूप अख्तियार कर लिया था। तो जिस प्रकार जब जनता के बीच में से निकल करके कुछ लोग अगर दंगाई का वेश धारण कर लें और काम करने लगे तो पुलिस को एक्शन सोच समझ करके लेना पड़ता है। हम बॉर्डर पर नहीं खड़े हैं कि तोप चला देंगे और मिसाइलें दाग देंगे और गोली ओपन फायर कर देंगे। हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा भी करनी है, जान माल की सुरक्षा भी करनी है और दंगाइयों को मुंहतोड़ उत्तर भी देना है। तो इस पूरे प्रकरण में बहुत ही कठिन वक्त में दिल्ली पुलिस ने जो भी काम किया, मैं उनको साधुवाद देता हूं उसके लिए। जयराम जी, आपसे तोप बंदूक गोली चलाने के लिए किसने कहा? मेरा सवाल बहुत सीधा सा था कि क्या आप मानेंगे कि इंटेलिजेंस के लेवल पर फेल्योर रहा? ताहिर एक बड़ा गुनहगार जो आरोपी है, गंभीर आरोप है, और जिस तरीके के सामान बरामद हुए थे, नरेश वहां पर ताहिर हुसैन की छत पर गए थे जो घर है, उस घर को खोजने में दिल्ली पुलिस को 2 दिन लग गए, उस घर को सील करने में 2 दिन लग गया। इसमें तोप जलाने की जरूरत पड़ती है क्या? इसमें बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है क्या? सीधे से सवाल तो आप सवाल के पीछे जाकर आप छिप जाते हैं।
राकेश जी, जब मोहल्ले का, जब पूरा का पूरा मोहल्ला किसी के बचाव में खड़ा हो जाए, ढाल बनकर खड़ा हो जाए, पुलिस के ऊपर पथराव करने लगे, तो ऐसी मुश्किलें आती हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं आपने भीड़ के सामने हथियार डाल दिया। जयराम जी, मैं आपकी इस बात का मतलब निकालूं कि सरकार ने भीड़ के सामने हाथ डाल दिया, सरकार चुप होकर इंतजार करती रही कि थोड़ा सा माहौल शांत हो जाए अपने आप, फिर उसके बाद हम एक्शन में आएंगे। आपके कहने का ये मतलब है? राकेश जी, आपने मेरी बात ना सुनी, ना समझने की कोशिश की। अगर हथियार डाले होते तो शहीद रतनलाल आज हमारे बीच में होते। अगर हथियार डाले होते तो ये पुलिसकर्मी इलाज नहीं करवा रहे होते अपना। और आपने वो तस्वीरें भी देखी है कि पुलिसकर्मी डंडा लेकर के दीपक दहिया एक हथियार बंद व्यक्ति का, शाहरुख का सामना कर रहा था। हथियार डालने होते तो वो भाग चुका होता। नहीं जयराम जी, मेरा सवाल ये इसलिए था, आपने पहले सवाल के जवाब में क्या कहा? अरे जयराम जी, आपने पहले सवाल के जवाब में क्या कहा कि हम तोप चला देते? आमने सामने की लड़ाई है, दुश्मन देश से लड़ाई है, आपसे तोप चलाने के लिए किसने कहा? ताहिर हुसैन का घर सील करने के लिए तोप की जरूरत थी क्या? बिल्कुल। तो ताहिर हुसैन का घर सील करने के लिए शाहरुख और शाहनवाज को पकड़ने में तोप चलाने की जरूरत थी क्या? वही शाहरुख, सुन लीजिए ना जयराम जी, वही शाहरुख जिसको लेकर पहले आप ही की पार्टी के लोगों ने दावा कर दिया था कि पुलिस ने तो पकड़ लिया है, बाद में पता चला कि वो शाहरुख नहीं कोई और है, और शाहरुख 8 दिनों बाद शामली से पकड़ा जाता है। तो थोड़ा सा सोचना और समझना चाहिए जब आप कुछ बोलते हैं। ना और जब आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ये शाहरुख और शाहनवाज को पकड़ने में तोप चलाने की जरूरत थी क्या? वही शाहरुख, सुन लीजिए ना जयराम जी, वही शाहरुख जिसको लेकर पहले आप ही की पार्टी के लोगों ने दावा कर दिया था कि पुलिस ने तो पकड़ लिया है, बाद में पता चला कि वो शाहरुख नहीं कोई और है, और शाहरुख 8 दिनों बाद शामली से पकड़ा जाता है। तो थोड़ा सा सोचना और समझना चाहिए जब आप कुछ बोलते हैं। ना और जब आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर एक नेशनल चैनल की डिबेट में शामिल होते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि दंगाइयों पर एक्शन के लिए तोप की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। जयराम जी कुछ और आईना, जयराम जी कुछ और, मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ। नहीं, जयराम जी कुछ और आईना आपको दिखाता हूँ, फिर आपसे मैं बातचीत करूंगा। सुन लीजिए, आप भी अपनी जिम्मेवारी समझे। आज ही मीडिया के एक बड़े चैनल को माफी मांगनी पड़ी है। वो झूठा, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि वो कपिल मिश्रा के मकान मालिक का इंटरव्यू ले आए। तो इस प्रकार की चीजें मत कहिए कि हमारी पार्टी ने दावा किया था। नहीं, एक तो जयराम सुनिए, जयराम विप्लव सुनिए। पुलिस कहेगी सर, ठीक है, मैं दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, जयराम विप्लव, और हमने कभी दावा नहीं किया कि हमने इसको पकड़ लिया। जयराम विप्लव सुनिए, कहा यह गया था कि शाहरुख पकड़ लिया गया है, इस तरीके की जानकारियां आई थी आप ही लोगों की ओर से। ठीक है, मुझे नाम नहीं पता है कि किसका। पहली बात मुझे नहीं नाम पता है, मुझे नहीं नाम पता है ना मैं आपको सुन लीजिए नहीं मालूम। जयराम विप्लव, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, राकेश जी बिना सोर्स के कोट नहीं करते। अरे मैं सोर्स आपको बता दूंगा, 1 मिनट रुकिए। और सोर्स, एक मिनट शांत रहिए। कुछ चीजें आप सारी चीजों का सोर्स बता देते हैं क्या, जो एक्सक्लूसिव जानकारियां आप लोगों के सामने आती हैं? पहली चीज, मेरी बात सुन लीजिए। एक तो आप जिस चैनल पर बैठे हैं उस पर हमारी पार्टी के विषय में अगर जयराम विप्लव, 1 मिनट सुन लीजिए ना मेरी पूरी बात। करके कभी नहीं कहा राकेश जी कि हमने शाहरुख को पकड़ जयराम लिया। विप्लव, जयराम जी, मेरा बस इतना ही कहना है। जयराम जी, वो दिल्ली पुलिस आपको बताएगी। ठीक है जयराम जी, एक तो पूरी बात सुना करिए, तब आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपका पूरा जवाब सुन लूंगा तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे की बातें पूरी सुने तो शायद बेहतर है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट और कुछ आईना आपको दिखाते हैं। ताहिर हुसैन पुलिस की कस्टडी में है, उस पर दिल्ली में दंगे फैलाने का आरोप है। इस बीच पुलिस ने उसकी एक पिस्टल बरामद की है जिसका इस्तेमाल दंगों में होने का शक है। नरेश पिसवानी हमारे सहयोगी जो इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच दंगों से जुड़े मामले में जैसे जैसे अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे ही दिल्ली पुलिस सबूत जुटाने का काम भी कर रही है। इसी बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ताहिर की पिस्टल बरामद कर ली है। ये एक लाइसेंसी पिस्टल है। इसके साथ 24 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने ये पिस्टल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी है, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या उस पिस्टल से दंगों वाली रोज फायरिंग की गई थी या नहीं। दंगाई शाहरुख को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसकी 3 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है। पुलिस पूछताछ में शाहरुख ने क्या कुछ खुलासा किया, आपको यह भी बताते हैं। शाहरुख की पुलिस कस्टडी का आज चौथा दिन था और चौथे दिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शाहरुख को उस जगह पर लेके पहुंची जहां पर उस शख्स ने एक पुलिस जवान पर बंदूक तानी थी। साथ ही साथ उस दौरान 3 राउंड फायर भी शाहरुख ने की थी।
शाहरुख ने शुरुआत में यह बताया था कि वो पिस्टल उसने यमुना नदी में फेंक दी थी, लेकिन उसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने जब मामले की जांच को आगे बढ़ाया तो वो पिस्टल शाहरुख के घर से बरामद कर ली गई है। दिल्ली में हिंसा के दौरान शिव विहार का इलाका जल उठा था। उसकी कुछ तस्वीरें हमने आपको आज भी दिखाई। इस इलाके में शाहनवाज नाम के दंगाई ने कैसे खून का खेल खेला था, यह भी आप एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। नरेश की रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एक और अहम गिरफ्तारी की है। ये गिरफ्तारी है शाहनवाज नाम के उस शख्स की जिसने शिव विहार में दंगों के अंदर भीड़ की अगुवाई की थी। इस शख्स ने वहां पर एक मिठाई की दुकान और एक बुक स्टोर में आगजनी की थी और इस दौरान एक युवक को मौत के घाट भी उतार दिया गया था। इस युवक का नाम दिलवीर सिंह नेगी है और ये भी शिव विहार इलाके में ही रहा करता था। पुलिस के मुताबिक दिलवीर को इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उसकी लाश को देखकर जो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे उनके होश भी उड़ गए। दरअसल दिलवीर के दोनों हाथ काट दिए गए थे और शरीर पर घाव के कई। नरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश, तीन बड़े चेहरे जो सामने हैं, आपने उन इलाकों में जाकर करीबी से उन इलाकों को देखा, कवर किया है। मैं चाहूंगा एक टिप्पणी आपकी, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए, तमाम टिप्पणियां मैं करूंगा, लेकिन अभी एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। 3 लोग और इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। अभी क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें अभी की है और ये जो 3 लोग हैं इनमें से 2 चांदबाग में हुई हिंसा के आरोपी हैं और एक शख्स वो है जिसने फरार रहने के दौरान ताहिर की मदद की थी जाकिर नगर इलाके में छिपने में। और इनके नाम भी मैं बता देता हूं आपको, लियाकत, रियासत और तारिक रिजवी। तो ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी इस पूरे मामले में ब्रेकिंग न्यूज है। इसके अलावा तमाम जगहों पर हम लोग गए थे। शिव विहार के अभी जो वीडियो हम देख रहे थे शिव विहार का, उस इलाके में भी हम लोग गए थे। वहां पर भी बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ था। वहां से एक रास्ता और निकलता है गोकलपुरी, जहां पर जो टायर मार्केट है वहां पर आग लगाई गई थी और उसके बाद जो स्क्रैप मार्केट है वहां पर भी आग लगाई गई। तो बहुत ज्यादा वहां पर आगजनी की गई थी और उसके पास में ही नाला है जहां से लगातार शव निकलने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो अभी ऐसा लगता है कि डेथ टोल और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कई ऐसा बताया जाता है कि कई शवों के साथ पत्थर बांध करके दंगाइयों ने जो है नालों में फेंक दिया था और इसके चलते वो शव जो अभी तक हैं ऊपर नहीं आ पाए होंगे। तो अभी लगता है कि डेथ टोल और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा चांदबाग इलाके की बात करें तो वहां पर तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि दंगाई हिंसक हो गए थे और लगातार वहां पर लोगों के घरों में आगजनी की जा रही थी और बड़ी बड़ी गुरेल्स के जरिए वहां पर आगजनी की गई थी। और उसी मामले के अंदर ताहिर की अगर हम बात करें तो ताहिर को उस मामले में भी आरोपी बनाया गया है। साथ ही साथ जो अभी 2 गिरफ्तारियां और मैंने भी बताई आपको, तो वो 2 आरोपी उसी चांदबाग हिंसा से ताल्लुक रखेंगे। तो तमाम चीजें अब देखने वाली इसमें ये होंगी कि किस तरीके से इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, क्योंकि अभी क्राइम ब्रांच ने ताहिर की पिस्टल रिकवर कर ली है जिसमें 24 कारतूस जो उसमें इस्तेमाल होते थे वो भी रिकवर किए हैं और उस पिस्टल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा हुआ है। ये जानना जरूरी है क्योंकि ये जो पिस्टल रिकवर की गई है इससे दंगों के दौरान फायरिंग की गई थी या नहीं की गई थी, तो ये फॉरेंसिक जांच के बाद साफ हो जाएगा। इसके अलावा जो पिस्टल शाहरुख की अब तक ये बताया जा रहा था कि यमुना नदी में फेंक दी थी उसने, वो पिस्टल भी रिकवर हो गई है। शाहरुख के घर से ही रिकवर हुई है और शाहरुख ने पूछताछ में ये बताया था कि ये पिस्टल उसकी यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी ने उसे दी थी, क्योंकि उसकी फैक्ट्री है और फैक्ट्री में तमाम जगहों से आने वाले लोग काम करते हैं। तो उसने बताया था कि मुंगेर में बनी है ये पिस्टल और ये मुंगेर ये वो जगह है जो इन तमाम चीजों के लिए कुख्यात है, क्योंकि वहां पर तमाम जो पिस्टल्स हैं अच्छी क्वालिटी की वहां पर बनाई जाती हैं और अच्छी अच्छी गन्स वहां पर बनाई जाती हैं इलीगल तरीके से। तो ये पिस्टल भी वहीं बनी थी, लेकिन अभी पुलिस को इस बात की तस्दीक करनी है कि पिस्टल क्या उसी शख्स ने दी थी या फिर कहीं और से किसी और चैनल के जरिए लेकर के आया था। तो बहुत सारी चीजें इस पूरे मामले के अंदर अभी क्राइम ब्रांच को देखनी है। शाहरुख से लगातार पूछताछ की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयराम विप्लव जी, एक सवाल और आपसे, फिर उसके बाद मैं सारे मेहमानों का रुख करता हूं, थोड़ा सा देर से ही सही। ये 3 चेहरे तो हमने सामने रख दिए, कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं। जी। न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? बड़ी देर हो रही है। 53 लोगों की जान जो गई वो वापस तो नहीं आएगी। राकेश जी, बड़ी ही शालीनता के साथ मैं माफी चाहते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि मैं खुद भी मुंगेर से आता हूं और हमारा मुंगेर केवल ये पिस्टल के लिए नहीं बल्कि योग के लिए पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। खैर अब विषय पर आते हैं।
दूसरी चीज ये है कि ताहिर हुसैन गिरफ्तार हुए, शाहरुख गिरफ्तार हुए, शहनवाज गिरफ्तार हुए, और इन सब की मदद के लिए एक व्यक्ति लगातार अभी भी जद्दोजहद कर रहा है। संजय सिंह तो 2 दिन मदद करने के बाद अभी पीछे हो गए, लेकिन विधायक, चुने हुए विधायक, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी के बेहद करीबी अमानतुल्लाह का ट्वीट आप भी ब्रेकिंग में चला रहे नीचे। तो जब व्यवस्था के भीतर से सहयोग मिल रहा हो तब काम करना और भी मुश्किल हो जाता है। नहीं जयराम जी, आपकी सारी बातें ठीक है। देश की जनता राकेश जी के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से यकीन रखे कि इन सारे दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। नहीं जयराम जी, आपकी सारी बातें ठीक है। एक छोटा सा जवाब, फिर मुझे ब्रेक भी लेना है, और ब्रेक के उस सिलसिले में मैं सबसे पहले बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। एक छोटा सा सवाल, जो भी आप तर्क दे रहे हैं उन तर्कों को मान लिया जाए, लेकिन बचाने की जिम्मेदारी तो आपकी थी ना। राजधर्म तो आपको निभाना था, दिल्ली पुलिस का कंट्रोल आपके पास था। ताहिर के घर पर इतनी बड़ी तादाद में पत्थर, एसिड की बोतलें इकट्ठा ना हो जाएं, ये रोकना आपकी जिम्मेदारी थी। इस जिम्मेदारी में आप फेल हुए। सबसे पहला सवाल मेरा आज का वही था, फिर मेरा वही सवाल, मानिए कि आप फेल हुए। राकेश जी एक लाइन में उत्तर दूंगा। आज की परिस्थिति में जब हम चिंतन करने बैठे, विश्लेषण करने बैठे, तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि दिल्ली पुलिस ने हजारों और जाने से रोक ली। इतना बड़ा जो षड्यंत्र था, एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें सरकार में बैठे हुए कुछ लोग, मैं दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ, वहां के एक सांसद, वहां के एक विधायक जो दंगाइयों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर दिल्ली पुलिस ने ये काम करके दिखाया तो काबिले तारीफ काम है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद बाकी सारे मेहमानों का रुख करेंगे और साथ ही डिबेट ओपन भी करेंगे। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के सवाल के इस हिस्से की शुरुआत वेदभूषण जी मैं आपके साथ करता हूं। आप फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस के हैं, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में देर हुई, आप मानेंगे पुलिस इंटेलिजेंस के लेवल पर फेल हुई? पुलिस को और पहले एक्शन में आना चाहिए था, या फिर स्थिति को भांपने में पुलिस ने गलती कर दी? राकेश जी, पुलिस ने कोई गलती नहीं की है। पहले आप देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, ताहिर हुसैन के खिलाफ 3 मुकदमे हैं। आपने एक मुकदमा बताया, उनके खिलाफ 3 मुकदमे हैं। अब मैं दंगों पर आता हूं। विश्व का सबसे बड़ा दंगा, हिंदुस्तान में पहले भी दंगे हुए, पहले दंगा नहीं, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा दंगा अमेरिका में हुआ था, लॉस एंजलिस में, जिसमें 63 जान गई थी, 2883 आदमी इंजर्ड हुए थे, $1 बिलियन का नुकसान हुआ था, 11,000 आदमी उसमें अरेस्ट हुए थे, टैंक बुलाने पड़े थे। ये तो एक सब विश्व की सबसे बड़े दंगे और सबसे बड़े कंट्री की बात मैं आपको बता रहा हूं। जहां तक आप पुलिस के फेलियर की बात कर रहे हैं, ये लोग कौन थे जिन्होंने पुलिस को मारा, लिंचिंग करी है? हमारे 2 आईपीएस ऑफिसर्स इंजर्ड है, सीरियस कंडीशन में है। एक हमारा जवान मारा गया, एक आईबी का अधिकारी मारा गया, पुलिस के 50 आदमी इंजर्ड है, कोई फेलियर नहीं है। अब आप देखिए, बुरके में महिलाएं पत्थर मार रही है। सर, मैं नरेश आपसे बात बताएं पांडे जी। वेदभूषण जी, नरेश बिस्वानी हमारे साथ मौजूद है, आप इनको जानते भी होंगे। नरेश, आपसे कुछ सवाल सर, देखिए, ऐसे हालात, भले ही काफी ज्यादा बुरे हालात इस बार दंगों में हुए, इससे ऐसे हालात हमने पहले भी देखे हैं। कई बार हमने ऐसी जगहों पे साथ में काम किया है, आपने और हमने, लेकिन पुलिस ने इस बार जैसा काम किया, क्योंकि मैं मौके पे मौजूद था जब ये दंगों की शुरुआत हुई, उस समय 1-2 पुलिसकर्मी मुझे नजर आ रहे थे उस जगह पर जहां पर सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी होने चाहिए थे। कहीं ना कहीं मन में सवाल आया कि शायद पुलिस किसी ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। अगर ऑर्डर मिल जाता समय रहते तो ये दंगे वहीं शांत हो जाते और ये इतनी बड़ी आग ना लगती। आपको नहीं लगता? वेदभूषण सर, आप मुझे बताइए, आप भी तो ऐसे। मैं आपका जवाब, नरेश जी पूरी स्थितियों का आकलन करेंगे, सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, पुलिस को जानने की कोशिश करेंगे, तो आप इस पे बहस कर पाएंगे, सार्थक बहस। अदरवाइज हवाई में तो कुछ भी नहीं रखा। अब आप देखिए, जिस टाइम दंगे हुए, दिल्ली की 60% फोर्स अमेरिका के प्रेसिडेंट इंडिया में आ रहे थे, उनकी सिक्योरिटी में डिप्लॉयड थी। नंबर 2, जिस तरह से ये दंगे ऑर्गेनाइज किए गए, पहले दंगा हो चुका था, महिलाएं जो पहले ही शुरू हो चुका था मौजपुर में, तो जिनके बारे में शांत नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें इंटरप्ट करता हूं। मैं नरेश और आप वेदभूषण जी, नरेश और वेदभूषण जी, आप दोनों लोगों के बीच में मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूं। एक तो वेदभूषण जी, नरेश को लेकर आप कम से कम ये नहीं कह सकते कि वो हवाई बातें कर रहे हैं,
क्योंकि संडे का दिन था, मैं खुद स्टूडियो में था, नरेश मेरे साथ लाइव थे और लाइव के दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई। पूरी स्थितियों का आकलन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एनालिसिस नहीं एक कर रहे हैं। चलिए आपसे ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं मांग रहा सर आपसे, मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मांग रहा, आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि और आपसे एक नरेश एक सवाल है, एक सवाल मेरा और है, इसलिए कह रहा हूँ आप पहले नहीं ठीक है, निश्चित तौर पर वेदभूषण जी आपका आकलन हमसे बेहतर होगा जमीनी स्थिति को लेकर। एक मेरे सीधे से सवाल का जवाब, फिर मैं दूसरे मेहमानों का रुख करता हूं। ताहिर का घर जब वीडियो आ गए थे, वीडियो चलने लगे, पहले दिन फायर करती, मैं नरेश जी से पूछता हूं, मेरा सवाल नरेश जी से है कि क्या उस दिन पुलिस फायर करती और 50 आदमी नरेश जी मर जाते? नहीं, फायर करने की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि पुलिस की फोर्स उस जगह पे होनी चाहिए थी काबू करने के लिए। तारीफ करते पुलिस की? नहीं सर, मैं देखिए बहस उस बारे में बहस नहीं कर सकते हम, वहां पर पथराव हो रहा था और पुलिस नहीं थी, मैं ये कह रहा हूँ। जब पुलिस पहुंची तो 15 से 20 मिनट का समय गुजर चुका था सर। सुनिए, अरे वही मैं कह रहा हूँ। मैं सर देखिए, आप ना दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता हैं और ना ही मैं कोई दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोई लॉयर हूँ। एक सी छोटी सी चर्चा, क्योंकि मैं मौके पे नरेश एक मिनट, एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं हाजी खान के पास जाता हूं। वेदभूषण जी एक बात बताइए, ताहिर हुसैन के घर के वीडियो सारे चैनलों पर चलने लगे, सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, 2 दिन दिल्ली पुलिस को क्यों लगा ताहिर हुसैन का घर सील करने के लिए? इसमें किस स्थिति का आकलन हो रहा था, इसका जवाब आप दे दीजिए। पुलिस ने जो भी सैंपल्स उनको उठाने थे, आपकी पूरी जानकारी पहले हासिल करें। पुलिस ने ऑलरेडी आपसे जानकारी तो ले रहा हूं। दिल्ली पुलिस के सैंपल उठाने से पहले मीडिया वहां पे सैंपल लेने पहुंच गई थी, आप देखा नहीं है? मैं भी गया था वहां मौके पर, नरेश जी मैं भी मौके पर गया था, मैंने भी देखा था वहां पर जाकर। ऐसा नहीं है पुलिस में कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई नहीं, तो फिर नहीं, चलिए मैं आता हूं, बाकी मेहमानों के पास मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, मैं वेदभूषण जी आऊंगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री सवाल इसके साथ था, लेकिन मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। हाजी खान एक बात बताइए जी, CAA विरोध के नाम पर नागरिकता चली जाएगी, इसका डर दिखा दिया गया। नागरिकता तो नहीं गई, 53 लोगों की जान जरूर चली गई। देखिए, जो 53 लोग हिंदुस्तान के मरे वो हिंदुस्तानी थे, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले थे। सबसे पहले तो इस बात को मैं कंडम करता हूं कि जान किसी भी की गई, किसी का पति गया, किसी की बच्चा मरा, किसी का बेटा मरा, किसी का लाल मरा, किसी का शौहर मरा। ये जो हुआ यकीनन पुलिस का फेल्यूर था। अगर पुलिस चाहती, जब मिश्रा जी बयान दे रहे थे, कपिल मिश्रा जी, अगर पुलिस कार्रवाई करती, एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा था शांति तरीके से, दूसरी तरफ उस प्रोटेस्ट के विरोध की जरूरत नहीं थी। अगर ये होता तो मैं ये कहूंगा कि एक मिनट सुनो मेरी बात, किसी मुसलमान को इस बात पर खुश होता है कि किसी हिंदू की जान गई और कोई हिंदू इस बात पर खुश होता है कि किसी मुसलमान की जान गई, तो मैं समझता हूँ ये धरने में जानवर है, बल्कि उन्हें सजा मिलना चाहिए। और जो कातिलों की हिमायत करते हैं, चाहे वो किसी हिंदू को किसी ने मुसलमान ने कत्ल किया हो या किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को कत्ल किया हो, वो कातिल है और उनकी हिमायत करने वाले भी कातिल होंगे। इसलिए हमें ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए। देश के हमारे नागरिक मरे हैं, 53 लोग मरे हैं, 53 ही हमारे हिंदुस्तानी हैं। हम इसका जो भी इसके जिम्मेदार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सरजील इमाम का जिक्र नहीं करेंगे। मैंने किसी सरजील इमाम हो, कपिल मिश्रा हो या ताहिर हो या कोई भी हो, जो भी जिम्मेदार है इस दंगे के, वो दंगाई है, देश के हित में नहीं है। जब हमारे यहाँ एक तो ये आपस की लड़ाई आप लोग मत किया करिए। नहीं, एक मिनट जयराम जी और हाजी खान, एक मिनट रुक जाइए ना। अभी नफीसा जी ने कुछ नहीं बोला है, एक और मेहमान हमारे पास है। ठीक है, एक मिनट जयराम जी आता हूँ। जयराम जी आप पहले काफी कुछ बोल चुके हैं, एक मिनट रुक जाइए जयराम जी प्लीज, पहला सेगमेंट पूरा मैं आपके पास। रजा का नाम क्यों भूल जाते हैं? जयराम जी मैं आपके पास आऊंगा, बाकी मेहमान भी बोल लें। नफीसा एक बात बताइए, अब तो चेहरे सामने हैं, जो आरोपी सामने है, बीजेपी और मोदी सरकार पर आरोप लगाने के अलावा कुछ है आपके पास कहने के लिए? सर, जो भूषण साहब कह रहे हैं कि महिलाएं वहां बैठी हुई थी, तो महिलाएं तो सर बहुत सुकून से वहां बैठी हुई थी, ना कोई अहिंसा था। अरे बुरखे में पत्थर मार रही हैं, महिलाएं पत्थर मार रही हैं बुरखे सर, बुरखे में तो बीजेपी की भी एक महिला वहां गई है, बुरखे में तो बीजेपी की भी महिला पुलिस ने पकड़ी है वहां पे। बुरका पहने हुए हैं। हाँ, तो बुरखा पहने, हमारे मजहब में बुरखा है सर, हमारे मजहब में बुरखा है, हम पहनेंगे। सर आप ये बताएं, महिलाएं और बच्चे वहाँ सुकून में बैठे थे, तब तक आपकी पुलिस शांत रही। विश्लेषण के नाम पर आप कहाँ तक उनकी बात कर रहे हैं? आप बदमाइयों को, वीडियो नहीं देखा जिसमें शहीद मार दिया। बुरका पहन के पत्थर मारे और मैं दंगाई की हिमायत कर रहा हूँ, तो मुझे भी करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाइए।
ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट प्लीज। हाजिर खान और वेद भूषण जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज, एक मिनट। ठीक है। नफीसा एकमात्र महिला पैनलिस्ट हैं, उनकी बात एक बार सुनिए। नफीसा जो मेरे आपने आप नहीं नफीसा एक मिनट, मैंने जो आपसे सवाल किया उसका जवाब दीजिए आप। हाँ तो वो औरतें कौन थी? एक मिनट वेद जी, एक मिनट, अभी आपसी लड़ाई नहीं, प्लीज। नफीसा जो मैंने आपसे सवाल किया था उसका जवाब है आपके पास? सर जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, नहीं, मेरा पिन पॉइंट सवाल था, पिन पॉइंट जवाब दीजिए। आरोपी सामने है, बीजेपी और मोदी सरकार के अलावा, आरोप लगाने के अलावा आपके पास कुछ है कहने के लिए? सर अगर दंगाइयों का ना कोई मजहब होता है, ना ईमान होता है, ना धर्म होता है, अगर ऐसा है तो पुलिस को पूरी प्रशासन के साथ वहां पहुंचना चाहिए, पहले से सतर्क रहना चाहिए, और अगर कोई ऐसा हुआ था कि उनको फौरन उनको अंदर डाल दीजिए, कर दीजिए, उनके ऊपर जो केस करना करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने एक सेफ लाइन अपनी तैयार कर रखी थी। एक मिनट, अभी सुशील जी को बोलना बाकी है, एक मिनट रुक जाइए ना, लेकिन जो महिलाएं मासूम बच्चों को लेके बैठी हैं, शांतिपूर्वक वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए। सुशील जी एक बात बताइए, जो तस्वीरें सामने हैं, जिस तरीके के सामानों की बरामदगी हुई है, जिस तरीके के असलहों की बरामदगी हुई है, आपको लगता है ये पूरा मामला अदालत में अब जो गुनहगार है, जो आरोपी सामने हैं, उनको सख्त सजा हो पाएगी? देखिए, ये स्थिति वाकई में बहुत भयानक थी, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जहां तक लापरवाही और चूक का सवाल है, ये भी एक जांच का विषय है और वो जांच चल रही है। तो किसी इमेच्योर्ड कंक्लूजन पे या एक प्री नोशन कंक्लूजन पे पहुंचना कि एक लापरवाही थी, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, उस जांच के निष्कर्ष पर आने तक इंतजार होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर लापरवाही और चूक हुई है तो कड़ी से कड़ी सजा उन अधिकारियों को मिले और साथ में उन मुजरिमों को भी मिले जो इस मानव नरसंहार के जिम्मेवार हैं, जो दंगे को भड़काने, लोगों को उकसाने और उस असलहे को, पत्थरों को जमा करने और इतनी बड़ी नरसंहार की घटना को अंजाम देने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार पाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और फांसी की सजा इस मानव नरसंहार को अंजाम देने के लिए मुकर्रर की जानी चाहिए अदालत के द्वारा। चाहे वो किधर से हो, चाहे वो धर्म और मजहब यहाँ कुछ है ही नहीं। एक मिनट, और अगर एक है और नहीं है तो ये जांच के सामने आ जाए। एक मिनट, हाजिर खान, ये सब कुछ तो धर्म के नाम पर ही शुरू हुआ ना। सीएए का विरोध तो इसी नाम पर शुरू हो गया ना कि एक खास धर्म के लोगों की नागरिकता चली जाएगी इस देश से। मैं ये पूछना चाहता हूँ राकेश, बवाल तो वहीं से शुरू हुआ ना। ये सीएए का विरोध हो रहा था और सीएए के जो फेवर में आए, क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी? सरकार नहीं, तो आप विरोध कर सकते हैं, फेवर में लोग नहीं उतर सकते। आपका संवैधानिक नहीं, हाजिर खान, किसने उतारा? हाजिर खान, अगर किसी कानून के विरोध में 2000 आदमी आए, उसकी जांच होनी चाहिए और ये बताइए, सीए नागरिकता देने का कानून है या लेने का? अरे फिर अमेरिका ने वैसे ही विरोध कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी पिटीशन। आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारा देश सेकुलर है और सेकुलर मुल्क में धर्म के हाजिर खान, एक तो आप अमेरिका में नहीं रहते हैं, एक मिनट, नहीं, तो अमेरिका की क्या बात? चैनलों पर उन्होंने रोज झूठ बोल करके भारतीय मुसलमानों के मन में एक डर बिठाया, वही डर जो सर ये आपकी गलतफहमी है, भारतीय मुसलमान कोई डरपोक नहीं है। सर ये गलतफहमी है आपकी। देश के प्रधानमंत्री ठीक है, नहीं, ठीक है, सभी लोग नहीं, एक मिनट हाजिर खान प्लीज, सभी लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए, इससे उन 53 लोगों की जान वापस नहीं आ जाएगी और ना ही तो उन लोगों को घर मिल जाएंगे जिनके घर जल गए दिल्ली के दंगे की आग में। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, समय कम है इसलिए मैं चाहूंगा छोटा जवाब। सबसे पहले सुशील जी आपसे, कानूनी लड़ाई जल्दी मुकम्मल हो पाएगी ताकि न्याय मिले?
देखिए, क्रिमिनल ट्रायल चलेगा, एक्सपीडिशियस ट्रायल चलेगा, स्पीडी ट्रायल चलेगा और जितने भी दोषी होंगे उन सबों को गवाहों साक्ष्यों के आधार पर सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और जिनोसाइड का मुकदमा है, नरसंहार का मुकदमा है और ये रेयरेस्ट की कैटेगरी में आता है। फांसी से कम कुछ भी नहीं मिलेगी इनको। ठीक है नफीसा, आपका एक आखिरी कमेंट। सियासत से बाहर जाना चाहिए कुछ खास मौकों पर। बिल्कुल सर, और हक के लिए लड़ना चाहिए और समय समय पे अगर पुलिस नहीं हक के लिए पत्थर उठाकर नहीं लड़ना चाहिए। नहीं, पत्थर के लिए मैं बिल्कुल नहीं उसमें हूँ, लेकिन अगर पुलिस की जिम्मेदारी जो बनती है तो पुलिस को पहले ही समझ जाना चाहिए कि अगर 2-4 लोग भी आ रहे हैं तो उनको ना मानो, सुप्रीम कोर्ट को ना मानो, ये हक है। सर कौन नहीं मानता है? सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, सबको मानते हैं। ये हक है, कानून को ना मानना इनका बिल्कुल सर, कानून सबसे पहले है, संविधान हमारा सबसे पहले है। लेकिन सर जब हम लोग बैठे हैं, एक तो डिबेट नहीं, वेदभूषण जी डिबेट नहीं, आखिरी के कुछ मिनट हैं। नहीं सर, ठीक है, बैठे हैं तो ठीक है। वेदभूषण जी आप बताइए, दिल्ली पुलिस के लिए टेक अवे कुछ है क्या यहाँ से? आपकी मंशाएं गलत हैं। क्या दिल्ली पुलिस पहले से ज्यादा कोई प्रोएक्टिव गलत रहेगी नहीं आगे है। ताकि ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो? पुलिस को पहले से सतर्क बिल्कुल रहना होगी चाहिए। और अब सीधे गोली मारने का टाइम है ऐसे उग्रवादियों को। सर अगर कोई गलत है तो आप मार दो गोली, अगर आपको लगता है कि आपके कानून के खिलाफ है कोई, मार दो गोली। ठीक है, मारनी चाहिए, बिल्कुल अंदर डालिए, कार्रवाई करिए। ठीक है नरेश, फांसी पे लटका 10 सेकंड में दीजिए आपका सर, फांसी पे कंक्लूसिव कमेंट लटका पर मैं दीजिए। डिबेट क्लोज करता हूँ। देखिए, दंगों के जो हालात पैदा हुए वो पैदा होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि पुलिस को शायद किसी ऑर्डर का इंतजार था, किसी दबाव में पुलिस काम कर रही थी, ऐसा मुझे वहां पर लगा। जो जाफराबाद का प्रोटेस्ट रात के वक्त शुरू हुआ था वो रात के वक्त ही हटाया जा सकता था, उस समय ज्यादा बल प्रयोग करने की जरूरत भी न पड़ती, क्योंकि महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी वहां पर। अगले दिन संख्या बढ़ी और उसके बाद टक्कर में वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। ठीक है, आज हाजिर खान माफी के साथ वक्त इतना ही है आज के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी।